नमस्कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है जाग उठा स्वाभिमान। रमाकांत जी अपनी पत्नी सुशीला जी के साथ हर रोज सुबह सैर के लिए जाते थे। सुशीला जी के घुटनों में कुछ दर्द रहता था, इसलिए वे अक्सर बेंच पर बैठ जाया करती थी, जबकि रमाकांत जी सैर करते करते कुछ एक मित्रों से मिल लेते थे। आज जब वे दोनों सैर पर गए तो उनके एक मित्र बोले, अरे रमाकांत जी, आप तो बड़े किस्मत वाले हैं। बेटे की शादी की जिम्मेदारी से तो पहले ही निपट चुके थे और अब तो बेटे की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो चुके हैं। चंडीगढ़ में अच्छी नौकरी है बेटे की, और क्या चाहिए। खुद तो रिटायर हो चुके हैं, बस अब तो आराम से जिंदगी गुजारनी है। आप जब अपने बेटे के पास चंडीगढ़ में जाओ तो भाभी जी के घुटने भी जरूर दिखा देना। वहाँ घुटने का एक बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। घर पहुंचकर रमाकांत जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुशीला, मैं सोच रहा था कि बेटे बहू की शादी के बाद वे दोनों तो हमारे साथ कुछ दिन रह नहीं पाए। शादी से अगले दिन रिसेप्शन था। रिसेप्शन का दिन भी सारी तैयारी में ही बीत गया और रिसेप्शन से अगली सुबह वे दोनों चंडीगढ़ चले गए। 4 दिन भी वे लोग यहाँ नहीं रहे। अब उन लोगों की तो नौकरी है, वह तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। क्यों ना हम दोनों ही कुछ दिनों के लिए नई बहू के साथ चंडीगढ़ में समय बिताएं। सुशीला जी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपने बेटा बहू के पास चंडीगढ़ जाने की योजना बनानी शुरू कर दी। रमाकांत जी की एक बेटी ज्योति और बेटा राहुल है। ज्योति शादीशुदा है जो दिल्ली में रहती है, जबकि राहुल की हाल में ही पाखी के साथ शादी हुई है। राहुल और पाखी दोनों ही चंडीगढ़ में अलग अलग IT फॉर्म में काम करते हैं। शादी के तुरंत बाद ही जब राहुल और पाखी चंडीगढ़ पहुंचे तो उन दोनों ने चंडीगढ़ में ही एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट कर लिया। 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक ड्राइंग रूम कम हॉल भी था। जब उन्होंने वहां शिफ्ट करने की खुशखबरी दी तो सुशीला जी ने अपने बेटे और बहू से कहा था कि सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की एक मूर्ति स्थापित करना और उनकी पूजा करना। अपनी सासू माँ की बात मानते हुए बहू ने ऐसा ही किया और व्हाट्सएप पर लकड़ी के बने हुए मंदिर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ राम दरबार की फोटो भी भेज दी थी। इस पर सुशीला जी बहुत खुश हुई थी और अपने पति से बोली, देखिए जी, हमारी बहू कितनी संस्कारी है, मेरी हर एक बात मानती है। इस पर रमाकांत जी ने भी कहा, हाँ सुशीला, अगर माँ बाप के दिए गए संस्कार अच्छे हों तो बहुएं सास ससुर की बात का मान रखती है। बेटा बहू के बड़े घर में शिफ्ट करने के बाद अब रमाकांत जी और सुशीला जी का भी दिल था कि वह उनके साथ कुछ समय बिताकर आएं। इस बारे में जब उन्होंने अपनी बेटी ज्योति से बात की तो वह भी जाने को तैयार हो गई और बोली, माँ, मेरी बेटी छवि का भी बहुत दिल है अपने मामा मामी के पास जाने का, तो क्यों ना उसकी गर्मी की छुट्टियों के समय प्लान बना लिया जाए। छवि दिल्ली में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। फैमिली गेट टुगेदर की पूरी योजना बना ली गई। जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो रमाकांत जी ने अपने बेटे राहुल को इस बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। आज शनिवार था और शनिवार के दिन बेटे की ऑफिस से छुट्टी करने के कारण शाम को वे अपने बेटे से आराम से बात कर सकते थे। रमाकांत जी ने जैसे ही फ़ोन किया तो राहुल ने फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन पर तेज़ संगीत बजने की आवाज़ आ रही थी। लोगों के ठहाकों की आवाज़ भी आ रही थी, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। यह सोचकर उन्होंने कहा, बेटा, लगता है कि तुम व्यस्त हो, तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। तभी राहुल बोला, हाँ पिताजी, आज मेरे और पाकी के कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हीं को खाने पर बुलाया था, तो बड़ी पार्टी चल रही थी, जिसके कारण आपको शोर सुनाई दे रहा होगा। यह कहकर राहुल ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन रविवार को आधा दिन बीत गया, लेकिन राहुल का फ़ोन नहीं आया, तो रमाकांत जी ने यह सोचकर खुद ही फ़ोन लगा दिया कि सोमवार को तो उन्हें निकलना है और आज ही राहुल को बताना पड़ेगा। लेकिन जब आज फ़ोन लगाया तब भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शोरगुल नहीं था। रमाकांत जी बोले, बेटा राहुल, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। ज्योति और छवि भी दिल्ली से कल तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। हम लोग छवि की
गर्मियों की छुट्टियों तक वहीं रहेंगे। तभी राहुल बोला, पिताजी आपने आज फिर से गलत समय पर फ़ोन कर दिया। आज पाकी के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं और आपने इसी समय हमें फ़ोन लगा दिया। रमाकांत जी बोले, बेटा आज बताना ज़रूरी था, इसलिए फ़ोन करना पड़ा। तभी राहुल बोला, पिताजी क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? रमाकांत जी को उसी समय महसूस हुआ कि शायद वे लोग स्वागत योग्य मेहमानों की कैटेगरी में नहीं आते। इसलिए उन्होंने कहा, सभी लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन, तुम्हारे जीजा जी तो नहीं आ रहे। तभी राहुल बोला, पिताजी फिर तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी? परेशानी किस बात की? हमारा अपना घर है, अपने घर में कैसी परेशानी होगी? पिताजी परेशानी आपको नहीं, हमें हो जाएगी। रमाकांत जी यह जवाब सुनकर जड़वत रह गए। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। सुशीला जी भी पास में ही खड़ी सारी बातें सुन रही थी। सोचने लगी कि अब वे लोग अपनी बेटी ज्योति को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि अब उनके बेटे ने उन्हें अपने घर आने से मना कर दिया है। लेकिन राहुल तो पहले ऐसा नहीं था। क्या शादी के बाद हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसे पराया लगने लगता है? सुशीला जी और रमाकांत जी ने इसी चिंता में रात का खाना भी नहीं खाया कि कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग चंडीगढ़ नहीं जा रहे। लेकिन इसका क्या कारण बताएं? यह बातें उन दोनों के लिए गंभीर चिंता का कारण बन गई थी। क्या यह बताना सही रहेगा कि उनके भाई ने ही आने से मना कर दिया? सोच सोच कर वे रात भर करवटें बदलते रहे। बेटे की बातें सुनकर चोट सीधा उनके कलेजे पर लगी थी। सुबह उठे तब भी दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उसी समय उनके बेटे राहुल का फोन आया। कांपते हाथों से रमाकांत जी ने फोन उठाया तो राहुल बोला, पिताजी सॉरी, कल मैंने पाकी से बात किए बिना ही आपसे कह दिया कि हमें परेशानी होगी। रात को मैंने पाकी से बात की। आपकी बहू आप लोगों को बुलाने पर जोर दे रही है, इसलिए आप अपने प्रोग्राम में कोई बदलाव मत कीजिएगा और जल्दी से आ जाइए। रमाकांत जी यह बातें सुनकर चुप ही रहे और फोन रख दिया। राहुल ने दोबारा फोन किया, पिताजी आप लोग आ रहे हैं ना? तभी सुशीला जी ने मोबाइल अपने हाथों में लिया और बोली, हाँ बेटा हम लोग ज़रूर आएंगे। फोन रखने के बाद सुशीला जी ने रमाकांत जी की ओर देखा, जो कि तब से बैठे हुए शून्य में निहार रहे थे। सुशीला जी उन्हें देखते हुए बोली, मैं कहती थी ना कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है, वह सब कुछ संभाल लेगी। रमाकांत जी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या थी, लेकिन यह जरूर समझ गए कि बच्चों की दी गई परवरिश में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। लेकिन फिर भी सुशीला जी की जिद पर चंडीगढ़ जाने की तैयारी में लग गए और अपनी बेटी ज्योति को फोन करके भी कार्यक्रम निश्चित कर लिया। रमाकांत जी यह सोचकर खुश थे कि चलो चंडीगढ़ में रहने के बहाने अपनी बेटी के साथ भी कुछ समय बिता लेंगे और छवि के साथ भी थोड़ी खुशियां बांटेंगे। ट्रेन अपने समय से देरी से चल रही थी, जिस कारण उन्हें पहुंचने में देर हो गई। वे दोनों चंडीगढ़ पहुंचने ही वाले थे तो उन्होंने अपने बेटे राहुल को फोन किया। बेल जाती रही लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वे दोनों गाड़ी रुकते ही प्लेटफॉर्म पर उतर गए और लोहे के बेंच पर बैठ गए। रमाकांत जी चंडीगढ़ पहली बार आए थे। वे सेवानिवृत्त हो चुके थे और वृद्धावस्था तेजी से घिरने लगी थी, जिस कारण बहुत ज्यादा नहीं चल पाते थे। रमाकांत जी सुशीला जी से कहने लगे कि अब क्या किया जाए। राहुल तो फोन उठा ही नहीं रहा तो सुशीला जी बोली, आप बहू को फोन लगाइए, बहू जरूर फोन उठाएगी। सुशीला जी को अपनी बहू पर बेटे से ज्यादा विश्वास था। पत्नी के कहने पर रमाकांत जी ने अपनी बहू को फोन लगाया तो राहुल ने ही फोन उठाया। उसके जवाब से लगा कि जैसे वह अभी नींद से जागा हो। नींदे स्वर में ही उसने कहा, जी कौन? बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो राहुल थोड़ा चुस्त होते हुए बोला, अच्छा पिताजी आप आ गए, ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ।
सुशीला जी और रमाकांत जी को कुछ संतुष्टि हुई। 15-20 मिनट के बाद राहुल ने फिर से फोन किया और पूछा, पिताजी आप कहाँ पर हैं? रमाकांत जी ने बताया कि बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में ही इंतजार कर रहे हैं। फिर राहुल ने पूछा कि हॉल में यह आवाज़ें? रमाकांत जी को सुनाई नहीं दिया। शायद स्टेशन पर शोरगुल ज्यादा हो गया था। है उसके शब्दों को अच्छी तरह सुन नहीं पाए। उसके बाद फोन कट गया। रमाकांत जी थकावट के कारण सुस्ता गए थे। उन्हें नींद की झपकी आ रही थी। तभी सुशीला जी ने उन्हें जगाते हुए कहा, फिर से कॉल लगाइए ना। वह जैसे ही फोन लगाने लगे तो राहुल उन्हें ढूंढता हुआ आ गया। रमाकांत जी को उसका चेहरा और उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। वह गुस्से में था। उसने सामान उठाया और उन दोनों को लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया। राहुल ने अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद कोई हाल चाल या कुछ समाचार नहीं पूछा। ट्रेन की यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इतनी देर कैसे हो गई? ऐसा कुछ भी उसने नहीं पूछा। कार में केवल सन्नाटा व्याप्त था और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए सुशीला जी ने कहा, सब ठीक तो है ना? बहू तो ठीक है ना? राहुल ने केवल हाँ में जवाब दिया। वे दोनों देखकर हैरान थे कि इतना अधिक बातें करने वाला राहुल को आखिर हुआ क्या था। तेजी से जाने वाली गाड़ी अचानक डगमगाने लगी और राहुल ने गाड़ी रोककर देखा तो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। गाड़ी ठीक करवाने में कुछ समय लग जाएगा, यह सोचकर राहुल ने एक टैक्सी बुलवा ली। करीब 10 मिनट के बाद टैक्सी पहुंच गई और सामान सहित रमाकांत जी और सुशीला जी राहुल की गाड़ी से टैक्सी में स्थानांतरित हो गए, या यूं कहीं कि कर दिए गए। वे दोनों भी तो सामान जैसे ही लग रहे थे। ना कोई बातचीत, ना कोई हालचाल के बारे में पूछताछ। उनकी बेटी ज्योति भी दिल्ली से आ रही थी, उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं पूछा। अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर राहुल अपने माता पिता को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा और उनका सामान एक कमरे में रख दिया। बहू सो रही थी, इसलिए चाय पानी पूछने वाला भी कोई ना था। रात बहुत हो चुकी थी, अभी सो जाइए, ऐसा कहकर राहुल भी अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन सुबह उठे तो उनकी बहू पाकी जल्दी से नहाकर सलवार सूट पहनकर अपने सास ससुर के पैर छूने आ गई और रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। आज राहुल को नौकरी पर जाने में देर हो गई थी, जिस कारण उसका गुस्सा और बढ़ा जा रहा था। करीब 11 बजे राहुल के पास उसकी भांजी छवि का फोन आया और बोली, मामा जी हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं और ऑटो लेकर आपके घर पहुंच रहे हैं। राहुल ने कहा, मैं लेने आ जाता हूँ। तो छवि बोली, नहीं मामा जी, कोई परेशानी नहीं होगी, हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, ऐसा कहकर राहुल ने फोन रख दिया। करीब 25 मिनट के बाद जब ज्योति अपनी बेटी छवि के साथ अपने भाई के घर पहुंची और जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो राहुल के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें सुनाई दी। गुस्से भरे स्वर में वह लगभग चिल्ला रहा था, पिताजी आपको कितनी बार मैंने कॉल किया था, कम से कम फोन तो उठाया करो। मैं आधी रात को आपको स्टेशन पर लेने गया और आप हैं कि फोन उठाते ही नहीं हैं। तभी रमाकांत जी बोले, बेटा स्टेशन पर शोरगुल ज्यादा हो रहा था, जिस कारण मुझे तुम्हारे फोन का पता ही नहीं चला और इस उम्र में सुनाई देना भी कम हो गया है। तभी राहुल की आवाज़ और तेज हो गई, आपको पता भी है इसका काम निपटाने के बाद मैं कितना थका हुआ होता हूँ, उसके बावजूद मैं आपको स्टेशन पर लेने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते। दरवाजे पर खड़ी ज्योति और उसकी बेटी छवि यह सब बातें सुनकर हैरान थी। रमाकांत जी अपना सा मुंह लिए अपने बेटे राहुल की बातें चुपचाप सुने जा रहे थे। वह अपनी नई नवेली बहू के सामने अपने बेटे का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन राहुल ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर माँ बाप और बेटे के रिश्ते की पोल खोलकर जरूर रख दी थी। सुशीला जी ने देखा कि उसकी बहू चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी सारा दृश्य देख रही थी और चेहरे पर उदासीपूर्ण भाव लिए हुए खड़ी थी। सुशीला जी सोचने लगी, अगर बेटा ही माँ बाप को सम्मान नहीं देता तो बहू से क्या उम्मीद रखेंगे। उस समय स्थिति को संभालने के लिए और अपनी नज़रों में ही अपना आत्मसम्मान और ज़्यादा गिराने से रोकने के लिए
उन्होंने स्वयं को नित्य क्रिया में लगा देना ही उचित समझा और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दी। सभी को चाय देकर पाखी नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। अब तक खाना बनाने वाली मेड भी आ चुकी थी। उसने रोटी बनाई और पाखी खाना खाकर चली गई। किचन से नाश्ता लाकर राहुल ने ही उसे खाना सर्व किया था। सुशीला जी यह सब हैरानी से देख रही थी और सोचने लगी कि जहाँ पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों तो यह सब काम तो दोनों को करने ही पड़ते हैं। माँ दीदी, आप खाना खा लीजिएगा। मेड को खाना बनाने के लिए पाखी ने ज़रूरी निर्देश दे दिए हैं। ऐसा कहते हुए राहुल भी अपनी नौकरी पर चला गया। रात के 8 बजे पाखी घर पहुंच गई, जबकि राहुल 9 बजे आता था। पाखी जैसे ही अपने ससुर जी को खाना देने लगी तो सुशीला जी बोली कि राहुल के आने के बाद ही एक साथ खाएंगे। जब राहुल आया और फ्रेश होने के बाद सभी का खाना लगाया गया तो सब एक साथ खाना खाने लगे। राहुल ने देखा कि उसकी भांजी छवि जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो उसे समझाने लगा कि देखो छवि, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगने ही चाहिए। ज़्यादा देर तक चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में छवि बोल उठी, मामा जी, ऐसी शिक्षा की ज़रूरत तो आपको अधिक है। आपने जिस तरह से सुबह नाना जी के साथ व्यवहार किया वह अच्छा नहीं था। पहले दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखिए, उसके बाद किसी को समझाइएगा। ऐसा कहकर वह बिना खाना खाए उठ गई। अपनी बेटी के ऐसा कहने पर ज्योति ने उसे जोर से डांटा। बड़ों से क्या ऐसी बातें की जाती हैं? तभी छवि बोली, माँ, पहले बड़ों को बताओ, फिर मुझे बताना कि बड़ों से कैसे बातें की जाती हैं। ऐसा कहकर वह तेजी से कमरे में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद से घर का वातावरण तनावग्रस्त हो गया। राहुल के घर में एक ही कमरा ऐसा था जहां एसी लगा हुआ था और इस कमरे में राहुल और उसकी पत्नी पाखी सोते थे। लेकिन आज छवि इस कमरे में जाकर सो गई। रमाकांत जी ने अपनी बेटी से कहा कि वह छवि के पास जाकर सो जाए। पाखी और राहुल को दूसरे कमरे में सोना पड़ा जिसमें एसी नहीं था। रमाकांत जी और सुशीला जी लिविंग रूम में ही सो गए। रात के समय राहुल और पाखी की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। बात क्या हो रही थी यह तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह बात स्पष्ट थी कि उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। अगले दिन सुबह जब रमाकांत जी और सुशीला जी उठ चुके थे तो पाखी ने उन दोनों को चाय बनाकर दी। कांत जी ने देखा कि पाखी के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। जब वह तैयार होकर खाना खाने बैठी तो कांत जी ने तनाव को कुछ कम करने के इरादे से उसे कहा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमने ढंग से खाना खाकर नौकरी के लिए निकल गई। राहुल भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। रमाकांत जी ने समझा कि राहुल उसे ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर गया है, लेकिन वह थोड़ी ही देर में वापस आ गया। उसके चेहरे पर तनाव के भाव थे। अचानक बोला, देखिए माँ, आप चाहे बुरा माने, लेकिन मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि मेरे घर में इतना शोर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलाना, ज्योति दीदी और छवि ज़ोर ज़ोर से बोलना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतनी बात सुनते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोली, यदि मेरे व्यवहार से आप सभी को तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। छवि थोड़ा ज़ोर से बोलती है, उसे डांटते हुए मेरी आवाज़ भी ऊंची हो जाती है। यदि आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। कांत जी जो पूजा कर रहे थे उनसे रहा नहीं गया। पूजा छोड़कर वह बीच में ही उठ गए। वैसे तो उनकी आदत नहीं थी कि किसी बात पर भड़क उठे। वे किसी की बात पहले अच्छी तरह से सुनते थे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते थे ताकि कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन आज उन्हें लगा कि जैसे पानी सर से ऊपर चला गया है, इसलिए उनका गुस्सा फूट पड़ा और बोले, देखो राहुल, जब से हम लोग आए हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम हमारे साथ सहज नहीं हो। कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हो। तुम अगर मुझे कुछ कहते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरी पत्नी और बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा।
मेरे कहने पर तुम्हारी बहन यहाँ आई थी और उनका अपमान मुझे अपना अपमान लगता है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम आज जिस मुकाम पर हो वहाँ तुम खुद से नहीं पहुँचे हो। तुम्हें बताने में, यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे परिवार के हर सदस्य का योगदान है। एक व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाए लेकिन अपनी ज़मीन नहीं छोड़ देता, और जो ज़मीन छोड़ देता है वह आधारहीन हो जाता है। रमाकांत जी गुस्से से हाँफने लगे। सारे घर के वातावरण में स्तब्धता छा गई। उनका ऐसा रूप उनके बेटे राहुल ने भी पहले कभी नहीं देखा था। सांस लेने के बाद उन्होंने कहना जारी रखा, राहुल, परिवार ही हर व्यक्ति की ज़मीन होती है। जब मैं बिल्कुल छोटा था उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और होश संभाला तो अपने बड़े भाई को ही अपने पिता के समान माना। तुम्हारी दादी के अंतिम समय तक मैं और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा की, यह तो तुमने भी देखा था। तुम्हारी बुआ जी जिन्हें कैंसर हो गया था, 6 महीने तक अपने छोटे से घर में रखकर मैंने उनका इलाज करवाया और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा करने में दिन रात एक कर दिया। अब जब हम लोग तुम्हारे घर केवल 10 दिन के लिए आए हैं तो वह 10 दिन भी तुम्हें भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि हम लोग तुम्हें अपने और अपनी पत्नी के स्टैंडर्ड से छोटे नज़र आने लगे हैं, इसलिए तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। तभी राहुल गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है कि आज की स्थिति में जो कुछ भी हूँ वह मेरी अपनी उपलब्धि है, और यदि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है तो इसमें दुनिया से कोई अलग काम नहीं करती है, वही किया है जो सभी करती हैं। ऐसा कहकर राहुल अपनी नौकरी पर बिना खाए पिए चला गया। सुशीला जी चाहकर भी उसे खाना खाने के लिए नहीं कह सकी। रमाकांत जी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है, लेकिन आज वे अपने आप को एक अनचाहा अपरिचित अतिथि महसूस कर रहे थे। परंतु कर भी क्या सकते थे, ट्रेन की रिजर्वेशन तो 10 दिनों के बाद की थी। रमाकांत जी, उनकी पत्नी, बेटी और नातिन एक तरह से अपने होठों को सी चुके थे। न कोई बातचीत, न कोई विचार विमर्श। एक दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन शाम को पाखी और राहुल दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। राहुल के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, साथ में एक पॉलिथीन बैग भी। डिब्बे में छवि के लिए गिफ्ट था। आते ही उसने वह डिब्बा उसके हाथों में थमा दिया और पॉलिथीन का पैकेट जिसमें मिठाई थी अपने पिताजी के हाथों में थमाते हुए कहा, पिताजी, आज सुबह के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी आंखों में डबडबाई हुई आंसू की बूंदों को पोंछते हुए अपने पिता के चरणों में अपना सिर रख दिया और अपने पिता के हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सिर पर रखते हुए कहा, पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तब आप मेरे बाल सहलाया करते थे, क्या आज मेरे आप बाल नहीं सहलाएंगे? इतना सुनते ही रमाकांत जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे की बेल बजी और पाखी ने दरवाज़ा खोला। तभी 2 आदमी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर अंदर आए और उस डिब्बे को खोलने लगे। उसमें एक एसी था। देखते ही सुशीला जी बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, तुमने इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? तभी पाखी बोली, माँ जी, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आप लोग यहाँ आए तो मुझे प्रमोशन लेटर भी मिल गया। अब मेरी सैलरी दुगनी हो जाएगी। अब आप एसी वाले कमरे में ही रहेंगे। तभी राहुल बोला, पिताजी, आपने मुझे कल सुबह इतनी बातें कही, लेकिन मुझे अब वह सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों नहीं डांटा? बचपन में तो मुझे झट से डांट दिया करती थी। आपने तो यह गलत किया। फिर अपनी बहन की तरफ जाकर बोला, मेरे कहने पर टेसुए बहाने लगी। जब मैं छोटा था तो मुझे एक थप्पड़ लगा दिया करती थी तो मैं सीधे रास्ते पर आ जाया करता था। तुमने भी अपना व्यवहार मेरे लिए बदल लिया, कुछ भी नहीं कहा और खुद रोने लगी। यह तो पिताजी मुझे न डांटते तो मुझे अपनी गलती का एहसास ही ना होता। ऐसा कहते हुए राहुल ने अपना सर अपने पिता के घुटनों के बीच छुपा लिया। रमाकांत जी उसके सिर के बालों को काफ़ी देर तक सहलाते रहे। वह अपने पिता की शीतल छांव में और अपनी माँ के वात्सल्य की बारिश में भीग रहा था कि उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी शर्ट खींची। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी भांजी छवि रोते हुए बोली, मामू, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। तभी राहुल बोला,
वैसे एक बात कहूँ, तुम चिल्लाते हुए ज़्यादा अच्छी लगती हो, रोते हुए नहीं। उसके ऐसा कहते ही घर का आंगन हंसी ठिठोकों से गूंज उठा। तो दोस्तों, आपको ये भावुक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।